शहर में चायगर, कमेटी रूम, पुस्तकालय और विधानसभा की जो उपयोगिता है वही देहात में सड़क के किनारे बनी हुई पुलिया की है। यानी लोग यहाँ बैठते हैं और गप लड़ाते हैं। इस समय दुनिया के लगभग 10 बजे इतवार के दिन रंगनाथ और रूपन बाबू एक पुलिया पर बैठे हुए धूप खा रहे थे और जमाने की हालात पर गौर कर रहे थे। जमाने की हालत अर्थात अंधेरे में पाए गए 2 मजबूत स्तनों का गर्मा गर्म स्पर्श। बात रंगनाथ ने शुरू की थी। उसने चाहा था कि वह उस रात की घटना किसी से न बताए। रूपन से वह सिर्फ सामान्य ज्ञान की बात करना चाहता था और साथ ही वह इतना जानना चाहता था कि मोहल्ले में ऐसी कौन कौन सी लड़कियां हैं जो चोली बनाने वाले किसी कंपनी के कैलेंडर में मॉडल की हैसियत से इस्तेमाल हो सकती है। उसने रूपन बाबू से बात शुरू की तो ऐसा जान पड़ा था जैसे वह कंपनी का प्रचार अधिकारी हो और लड़कियों या उनके स्तनों में उसकी दिलचस्पी बिल्कुल कारोबारी की तौर की है। रूपन बाबू ने जब उससे इस बात पर जरा गहराई से बात करनी चाहिए तो गहराई की बहस आ जाने पर प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी की तरह वह इधर उधर कतराने लगा। उसने बात को मोड़कर लड़कियों की तंदुरुस्ती पर उतारा और द ग्रेट इंडियन ब्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रचार अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर अखिल भारतीय नागरिक स्वास्थ्य संघ के महामंत्री का ओहदा संभाल लिया। पर रूपन बाबू के सवालों ने उसे उस कुर्सी पर भी नहीं टिकने दिया और थोड़ी देर तक अंधेरे, झाड़े, भूत प्रेत आदि का जिक्र करते रहने के बाद रंगनाथ को महसूस हुआ कि धीरे धीरे न चाहते हुए भी उस रात की घटना का पूरा विवरण वह रूपन बाबू को सुना चुका है। रूपन बाबू बड़े ध्यान से सुनते रहे और रंगनाथ की बात खत्म होते होते उन्हें लगा कि भट्टी में बैठे हैं। उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी गर्मी और तनाव महसूस हुआ, जैसा कि लड़कियों की बात चलने पर उनके साथ हमेशा हो जाता था। उन्हें यकीन हो गया था कि छत पर आने वाली लड़की बेला थी, जिसको वह आत्मसमर्पण करना चाहती थी। वे स्वयं रूपन बाबू थे। मेरा प्रेम पत्र अब रंग ला रहा है और वह कसमसा रही है। उन्होंने अभिमान पूर्वक सोचा और उसके साथ दुख खुद ही कसमसाने लगे। उस रात छत पर मैं खुद क्यों नहीं सोया, इस अफसोस ने रूपन बाबू के गले में एक सिनेमा का गाना लाकर लटका दिया। पर इस वक्त उन्हें रंगनाथ के आगे एक समझदार आदमी की तरह का रूप प्रकट करना था, इसीलिए ऊपर से वे एक समझदार आदमी की तरह बैठे रहे। उन्हें चुपचाप देखकर रंगनाथ ने अपनी बात दोहराई। उसके आने और जाने का पता ही नहीं चला। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वह मेरी छाती पर झुकी बैठी थी और रूपन बाबू बड़प्पन के साथ बोले, हो जाता है कभी कभी ऐसा, धोखा भी हो जाता है। पता नहीं कौन था, कोई आया भी नहीं या आया भी था या नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देहाती होशों का मामला, भूत प्रेत की सोचने लगेंगे। किस किस को समझाओगे रंगनाथ दादा, जवान बंद रखो। हो सकता है सपना देखा हो, सचमुच भी हो सकता है। रंगनाथ को इस व्याख्यान में ऐतराज की 2 बातें मालूम दी। एक तो यह कि रूपन बाबू उनके अनुभवों के सपने की बात कहकर टाल देना चाहते थे और दूसरे यह कि बार बार वे उस लड़की के लिए पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे थे। उसने कहा, उसमें धोखा हो ही नहीं सकता। मैं जाग रहा था, वह आकर मेरी चारपाई पर बैठी थी, मेरे ऊपर झुकी थी। ठीक है। अपने हाथ से कुछ काल्पनिक मच्छरों को उड़ाते हुए रूपन बाबू बोले, मान लिया सचमुच ही कोई आया था, इस बारे में कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई आया था? रंगनाथ ने आंख मूंद कर एक बार फिर कोणार्क की सुंदरियों का सरसरी तौर पर मुआना किया और 20 बार मन में दोहराया, आया था नहीं, आई थी। रूपन बाबू, तुम कभी आया था कि आगे भी सोच पाओगे या नहीं? उसके दूसरे दिन बादाम खत्म हो गया था और उसे खरीदने के लिए रंगनाथ को शिवपालगंज का चक्कर लगाना पड़ा। पंसारियों की 2-4 दुकानें थी, वहां उसे आगे लिखी बातें मालूम हुई। बादाम अब कौन बेचे, खाने वाले लोग कहाँ रह गए। बादाम को हजम करना कोई मामूली बात है, उसे पचाने के चक्कर में बड़े बड़े पहलवानों की हवा बंद हो जाती है। फिर बादाम खरीदेगा कौन? गेहूं, चना, बादाम के मोल बिक रहा है, वही मिल जाए बड़ी बात है। बद्री पहलवान पहले बादाम खाते थे,
तब हम लोग भी उसे दुकान में खरीदते थे। अब वे भी दूध घी के ऊपर चल रहे हैं और उनके छोटे भाई रूपन है, वे चिया जैसा मुंह लिए चाय बिस्किट के सहारे जी रहे हैं। अब यहाँ बादाम वादाम नहीं मिलता। सच पूछो तो बादाम का भी अब नाम ही नाम है। बढ़िया कागजी बादाम अब आता कहाँ है? आता है तो शहर में ही रह जाता है, बाजार में घुसने ही नहीं पाता। नए नए सेठ साहूकार बढ़ रहे हैं, वे पहले ही खरीद कर लड्डू बनवा डालते हैं, मनमाना खाते हैं और खाकर हक देते हैं। बादाम में कोई ऐसी अच्छी चीज थोड़ी ही है, पेट को ईंट जैसा बना देता है। उसे बिना मुनक्के के खाना ही नहीं चाहिए। मुनक्का अच्छी चीज है, कमजोर कोठे के लिए दस्तावर है, पर तंदुरुस्त आदमी का पेट हल्का रखता है। मुनक्का लोगे? देखो ये असली मुनक्का शिवपालगंज है, इसीलिए मिल जाएगा। शहर होता तो दिन भर चक्कर काटते, ये चीज वहां नहीं मिलेगी। बकरी की लैंडी जैसा मुनक्का बकरी की लैंडी जैसा मुनक्का देखते देखते रंगनाथ इसी नतीजे पर पहुंच गया कि गांव में खरीदने के लिए आदर्श पदार्थ सिर्फ वही है जो श्री मैथिली शरण गुप्त ने आज से लगभग 50 साल पहले लटके हुए देखे थे। काशीफल कुष्मांड कहीं है, कहीं लोकिया लटक रही है। सुना था कि शिवपालगंज से 2 मील दूर एक गांव में पंसारियों की कुछ दुकानें हैं जहां अच्छा बादाम मिल जाने की संभावना है। रंगनाथ वहीं के लिए चल दिया। रास्ता काफी दूर तक पगडंडी वाला था, पर उस पर जगह जगह बबूल की कांटेदार टहनियां रखी थी। खाइयां और नालियां खुदी हुई थी, कहीं कहीं ऊंची मेड़े बांध दी गई थी। किसानों की यह भावना कदम कदम पर स्पष्ट हो रही थी कि वे नहीं चाहते कि कोई चिड़िया भी उस रास्ते से निकले। आदमी जो अब आज मंगल ग्रह और चंद्रमा तक राह बनाने के लिए तैयार है, इन विघ्न बाधाओं को कुचलकर कहीं खेतों के बीच से और कहीं नालियों के अंदर से रास्ता निकाल चुका था। एक भला मानुस उधर ही जा रहा था। रंगनाथ उसके पीछे हो लिया। उस आदमी ने उससे कुछ पूछा कि तुम किसके लड़के हो? उसने कहा वैद्य जी का भांजा हूं। उस आदमी ने इज्जत के साथ कहा कि मैंने आपका नाम सुना था, आज दर्शन हो गए। सुना है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, BA MA हैं। रंगनाथ ने जवाब में कहा कि यह रास्ता बहुत गड़बड़ है, पता नहीं लोगों ने बबूल की डालें क्यों गाड़ रखी है। उसने जवाब दिया कि कोई किसी को टोकने वाला तो है नहीं, जो चाहता है रास्ते में मेड़ बांध देता है, बबूल गाड़ देता है। रंगनाथ ने कहा क्यों? गांव पंचायत तो है। उसने कहा कि यहाँ पंचायत तो है, पर सिर्फ जुर्माना करती। जमींदार था जो तो जूता लगाता था। उसने समझाया कि हिंदुस्तान साला भेड़िया दसान मुल्क है। हिंदुस्तान साला भेड़िया दसान मुल्क है, बिना जूते के काम ही नहीं चलता। जमींदारी टूट गई है, जूता चलना बंद हो गया तो देखो सरकार को खुद जूतम पहचान करना पड़ता है। रोज कहीं न कहीं लाठी या गोली चलवानी पड़ती। कोई करे तो भी क्या करे, ये लात के देवता है, बातों से नहीं मानते। सरकार को भी अब जमींदारी तोड़ने पर मालूम हो गया कि यहाँ असली चीज कोई है तो जूता। रंगनाथ ने कहा कि यह भी कोई बात हुई, जूते के सहारे लोगों को कब तक तमीज सिखाई जाएगी। उस आदमी ने कहा कि जूता तो चलते ही रहना चाहिए, जब तक बदमाश की खोपड़ी पर एक भी बाल रहे जूते का चलना बंद नहीं होना चाहिए। आदमी का मूड खराब था, इसीलिए रंगनाथ चुप हो गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह आदमी अचानक बोला, BA का ओहदा बड़ा होता है कि वकालत का? रंगनाथ ने कहा, क्या बड़ा क्या छोटा, सब एक। सो तो मैं भी जानता हूँ, फटीचर देश में बड़े होते होते तो एक ही हो गए हैं, पर असलियत में बड़ी चीज कौन है, वकालत की BA? रंगनाथ ने टालते हुए कहा, वकालत तो समझ लो कि मेरा लड़का वकील है। रंगनाथ ने पूछा, कहाँ रहता है? वकील के बाप ने अहंकार से कहा, वकील कहाँ रहते हैं? वह यहाँ गांव में थोड़ी ही है, वह शहर में बस गया, 3 साल से वकालत कर रहा। तब तो बड़े वकीलों में गिना जाता होगा। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। तुम्हारे गांव का जोगनथवा है ना, उसकी तरफ से खड़ा हुआ। वैद्य जी यहाँ हाथ पांव पटक कर रह गए। दारोगा ने जमानत नहीं ली, वहां उसने इजलास में खड़े खड़े जमानत करा दी। उसका हाथ भी रईस का है, वकालतनामा में मैंने ही भरवाया था। उसने 5 रुपए मेरे हाथ में भी ठूस दिए।
रंगनाथ ने वकील के बाप का हौसला बढ़ाना चाहा। इसका मतलब यह है कि अच्छा कमाता है। वह आदमी चौकन्ना था। उसने मुड़कर रंगनाथ का चेहरा देखा और आवाज को मरियल बनाकर कहने लगा, अच्छा क्या? हाँ, यह कहो कि अब चाहे अच्छा ही कह लो, बस ऐसा ही वैसा है भैया। कमाई तो अब तुम्हारे मामा की है। कैसी बैठकी चमक गई है। इमली का छिया भी पुड़िया में बंद करके किसी को दे दे तो 1 रुपए का हो जाएगा। वक्त की बात है। अपनी ईर्ष्या छिपाने की उसने कोशिश नहीं की। शुद्ध देहाती ढंग से वैद्य जी पर कोड़े बरसाने लगा। देखते देखते इतने बड़े नेता हो गए हैं। पहले सीधे साधे थे, अब जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन में धंसे हुए पेशाब में चिराग जल रहा है। अंत में उसने कहा, पर दारोगा ने जोगन थवा के मामले में उन्हें घास नहीं डाली। बंदर की तरह कटघरे में बैठला कर जोगन थवा को जेल भेज दिया। उसने पुरानी बात दोहराई, मेरे लड़के ने जमानत न करवाई होती तो जेलर के बच्चों को गोद में खिला रहा होता। पेशी कब है? जोगन थवा के मुकदमे की। अनारी मजरेट का इजलास का मुकदमा। उसने जब चाहे तभी पेशी लग जाएगी। मेरा लड़का आजकल घर आया है, 2-4 दिन बाद शहर वापस जाएगा, तब किसी दिन पेशी डलवा लेगा। वे लोग जहां से निकल रहे थे वहां जमीन नीची थी और चारों ओर झाड़ झंझाड़ थे। कांसों का जंगल था, सा फैला हुआ था। कांस सूख कर कड़े हो गए थे और पगडंडी पर चलने वाले के जिस्म को टकराने थे। कांसों की फुनगियां एक जगह पगडंडी के आर पार झूल रही थी। उन्हें हटाकर निकल जाने के बजाय रंगनाथ ने उन्हें पकड़ लिया और एक मोटी सी गांठ लगा दी। रास्ता कुछ हद तक साफ हो गया। कुछ आगे कांस के एक दूसरे झाड़ में कभी उसने इसी तरह एक गांठ लगा दी। वकील का बड़ा बाप होकर रंगनाथ की इस हरकत को देखता रहा। अब कांस की फुनगी पर एक बड़ी सी गांठ लग गई तो उसने पूछा, यह क्या है? क्या है? गांठ जो लगा दी है वह गांठ यह बताने जा रहा था कि रास्ते पर कांस को फैलाने से रोक देती है, पर वकील के बाप का चेहरा देखकर रुक गया। उसने लगता था कि वह किसी भारी रहस्य का पता जानना चाहता। रंगनाथ ने मन में सोचा, ऐसा चाहते हो तो वही सही। उसने कहा, किसी से कहना नहीं। मामा ने बताया कि रास्ते में कांस का जंगल है, वहाँ फुनगी में गांठ लगा देना, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वकील के बाप ने संशय पूर्वक कहा, पहले कभी नहीं सुना था। मैंने भी कभी नहीं सुना था। लापरवाही से कहकर आगे बढ़ गया। वकील का बाप अब उसके पीछे हो लिया और वकालत के बारे में फिर से बातें करने लगा। MA BA में कुछ नहीं रखा। पहले हमारे यहाँ कविता कही जाती थी कि देखो यहाँ नहीं आ रही, आखिर में पास में मिडिल मुलू घास छिली आवे ना। अब उसी को बदल कर कहा जा सकता कि BA भय पास मुलू घास छिली आवे ना। आजकल MA BA टका शेर बिकते हैं। तुमको तो वकालत पास करना था। वकील बनकर ठाठ से कचहरी में तख्त डालकर बैठते, जिसका मामा गधा हो, ऊपर से वैद्य हो, फिर नेता हो। कि मुकदमी की क्या कमी? रोज 10-20 मुकदमे तो तुम्हारे मामा के ही लगे रहते होंगे। रंगनाथ ने इस सलाह के बारे में कोई राय जाहिर नहीं की। बस चलते चलते रुककर उसने कांसों के झाड़ में तीसरी गांठ लगा दी और कहा, जय हनुमान की। वकील का बाप इस बार खड़ा हो गया। रंगनाथ के मुंह से हनुमान का नाम निकलते उसके हाथ भी कांस के एक झाड़ पर पहुंच गए। एक गांठ लगाने में व्यस्त हो गए। रंगनाथ को उसने समझाया। सोचा, मैं भी एक गांठ लगा दूं, कुछ टेंट से थोड़ा हो जाता है। रंगनाथ ने गंभीरता पूर्वक जवाब दिया, जय हनुमान की। वकील के बाप ने तत्काल गांठ को प्रमाण करके दोहराया, जय हनुमान की। एक काली गलूटी औरत सिर पर एक गंदी सी पोटली रखे उनके पीछे पीछे आ रही थी। पहले वह काफी दूर थी, पर गांठ लगाने के लिए जब वे रुके तो वह उनके पास पहुंच गई। वह लगभग 35 साल की थी, पर चेहरे से बुढ़ी लगती थी। वैसे चेहरे से के निगाह डालने पर मैदान काफी भरा पूरा नजर आता था। उसके सलूके के 2 बटन खुले थे और उसके मुंह के ऊपर मीराबाई की सी तन्मयता थी और निश्चित ही उसे यह एहसास नहीं था कि उसके 2 बटन खुले। ये बटन खुल जाने से उसका कोई नफा नुकसान भी है। रंगनाथ ने पहली निगाह में यह प्राकृतिक दृश्य देख लिया और उसके बाद वह वकील के बाप को देखने लगा। पर वकील के बाप ने यह नहीं देखा कि वह उसे देख रहा है, क्योंकि वह खुद ही उसी प्राकृतिक दृश्य को देखने में तल्लीन हो गया जिसे रंगनाथ पहले देखकर छोड़ चुका था। औरत ने बकरी की तरह मिमियाते हुए पूछा, क्या कर रहे हो भैया? रंगनाथ को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी।
वकील का बाप पहले ही बोल पड़ा, दिखाई नहीं देता, हनुमान जी की गांठ लगा रहे हैं। औरत ने गठरी सिर से उतार कर नीचे रख दी। कहा, हम जानना है हमारे लिए कौन मनाही तो नहीं है। भगवान के दरबार में सब एक है, क्या मर्दाना क्या जनाना। वकील के बाप ने आत्मविश्वास से कहा, वैसे इस वक्त सीधे भगवान का दरबार देखकर लौट रहा हो। औरत ने अपने दोनों हाथ कांस के एक झाड़ से खोस दिए और श्रद्धापूर्वक बोली, जय बजरंगबली की। बादाम तो नहीं मिला, पर नाई की दुकान पर बैठा हुआ सनीचर मिल गया। चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा वाले क्लिनिक की जो हैसियत होती है, नाइयों के जगत में वह हैसियत इस दुकानदार की थी। यानी दुकान कहीं नहीं थी, सब जगह थी। गर्द भरी कच्ची सड़क के किनारे नीम का पेड़ था, उसी के नीचे नाई बोरा बिछाकर बैठा था। उसके आगे एक ईंट गड़ी हुई थी। ईंट के ऊपर सनीचर न बैठा था न खड़ा था, सिर्फ था। नाई उसके पीछे बालों पर मशीन चला रहा था। सिर के किनारे एक झाड़ झंझाड़ काट चुका था। सिर के असली हिस्से पर बड़े बड़े बाल इस तरकीब से छोड़ दिए कि दूर से गोल टोपी की तरह दिखे। संक्षेप में सनीचर अंग्रेजी ढंग से बाल कटा रहा था। उसने रंगनाथ की आवाज़ सुनी और नाई को जोरदार हाथ और मशीन के दबाव के बावजूद सिर को मोड़ा। कनखियों से उसने देखते हुए कहा, शिवपालगंज के सब नाई एक जगह गमी में चले गए। सोचा कि चलकर एक बार यहीं बाल कटवा लिए जाए। बात कुछ रौब से कही गई थी, जैसे सनीचर हर चौथे दिन बाल कटवाता ही रहता हो। पर बात तो यह है कि उसने रंगनाथ भी जान गया कि बालों के मामले में सनीचर का रवैया बिल्कुल अपने ढंग का था। यानी साल भर तक तो वह खुद उन्हें छूता न किसी को छूने देता। फिर अचानक किसी दिन वह उन पर एक किनारे से उस तरह चलवाने के लिए बैठ जाता। रंगनाथ समझ नहीं पाया कि हजामत के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही। वह चुपचाप खड़ा रहा। नाई ने रंगनाथ को रुका देखकर बाल काटने बंद किए और सनीचर की खोपड़ी को 2 उंगलियों से ठेल कर कहा, उठो, अब हो गया। सुनते ही वह ईंट के ऊपर एक पांव टेक कर खड़ा हो गया। जेब में एक दुअन्नी निकालकर उसने नाई को दी। फिर नाई ने उसे बिना देखे ही खोटी बताकर वापस लौटा दिया। तो बिना किसी प्रतिवाद के उसने एक दूसरी दुअन्नी उसके हाथ में टिका दी और रंगनाथ की ओर आंख मारकर इशारे से बताया कि उसने पहले नाई से मजाक किया था। इसके बाद जैसे कोई सिपाही सालार लड़ाई के मैदान में फतह पाकर जिस्म पर दूसरों का खून लसेटे हुए अकड़ के साथ वापस लौट रहा हो, अपने बदन पर बालों के लच्छे बिखराए हुए रंगनाथ के पास आकर खड़ा हो गया। रंगनाथ उससे 2 हाथ दूर हट गया। सनीचर ने उससे वहां तक आने का कारण पूछा और रंगनाथ ने उसे अपने बादाम संबंधी अनुभव बताए। सनीचर ने कहा, शिवपालगंज के बनिया बक्काल सब मनमाने हो गए हैं, 2 छटांग बादाम तक नहीं रख सकते। फिर जिस तरह दिल्ली से हिंदुस्तान की गिरी हुई खाद्य स्थिति के बारे में बार बार आश्वासन मिलता है, उसने बड़प्पन के साथ कहा, पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। रंगनाथ को सनीचर की बातचीत में एक नए आत्मविश्वास की झलक दिख पड़ी, जो कि पिछड़े हुए देशों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उसने सोचा, ऐसे आदमी को प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए। तब तक सनीचर की बातचीत 2-4 मिनट आगे पहुंच गई। वह कह रहा था, बाबू रंगनाथ, शिवपालगंज अब ठीक होकर रहेगा। इस तरह की मनमानी थोड़ी ही चलेगी। रंगनाथ को लगा कि बात अब शिवपालगंज की दुकानों पर बादाम के अभाव को लेकर हो रही है और शायद सनीचर उससे कुछ ज्यादा खींच रहा है। पर अब उसने आगे की बात सुनी, उसे यकीन हो गया कि इन बातों का बादाम से संबंध नहीं। वे सिर्फ बातें हैं जो हम लोग बिना किसी खास मतलब के एक तरह से यूं ही करते रहते हैं। बाबू रंगनाथ, तुम समझते हो क्या हो? तुम समझते क्या हो? क्या शिवपालगंज क्या कहते हैं उसे? पूरा एटम बम है, जब तक नहीं फूटता तब तक नहीं फूटता, सिलिर सिलिर करता रहता है। जब भड़ास से फूटेगा तब जान पड़ेगा कि ठंडा था या गरम। उसने एक पुरानी बात दोहराई, घोड़े की लात घोड़ा ही सह सकता। आज सनीचर की हालत अजीब सी हो रही थी। वह बार बार मुट्ठियां भींचता था और मुंह से सिसकरी भरता था। कभी तेज चाल चलने लगता, जैसे अभी अभी वह घोड़े की लात खा चुका हो पर सह न पाया हो, और कभी मुंह के भीतर से कोई बात कहते कहते उसने पेन की शक्ल में अपने होठों के कानों का फैला लेता। यह सब तो था ही, उससे ऊपर से हजामत बनवाई थी। रंगनाथ ने यह सब ध्यान से देखा और सुना, पर समझ नहीं पाया। वे आम के एक भारी पेड़ के नीचे से निकले। एक चील बड़े जोर से बोली। सनीचर ने कहा,
ये साली भी बिना मतलब टाई टाई कर रही है। उसी सांस में उसने दूसरी बात कही, रामाधीन बेटा इस बार खुद अखाड़े में उतर रहे हैं। इन दोनों बातों का संबंध रंगनाथ की समझ में नहीं आया। उसने पूछा, किस अखाड़े में? सनीचर ने ताज्जुब के साथ देखा और जवाब देने से कतरा गया। फिर देह पर गिरे हुए बालों को हटा हवा में बिखेरता हुआ बोला, होगा, उसका भी इलाज होगा, देखते जाओ, एटम बम फूटने दो। आम का बाग खत्म हो गया। वे अब वहां आ गए जहां कांसों का जंगल था। पगडंडी पर रंगनाथ आगे आगे चला ताकि सनीचर के जिस्म पर गिरे हुए बाल उड़कर उसके ऊपर ना आए। अचानक वह खड़ा हो गया। कांस के झाड़ों पर उसने देखा कि अनोखा दृश्य दिखाई दे रहा है। रास्ते के किनारे किनारे लगभग 100 गज तक कांसों की फुनगियों पर गांठें बंधी है, जैसे कठपुतली के खेल में सिपाही लोग पूरे स्टेज पर मुरेठा बांधकर तने खड़े हो। एक आदमी कांसी की फुनगी पर एक नई गांठ लगा रहा था। सनीचर ने सांड की तरह हुकार कर कहा, अबे ओ खड़ूस, क्या कर रहा है? वह रंगनाथ से कहने लगा, देख इन गवारों को, सारा जंगल का जंगल खराब किए डाल रहे हैं। पता नहीं किस साले ने ये गांठें लगा दी। रंगनाथ चौंक कर सनीचर का मुंह देखने लगा। उसे मुंह से आज गालियां कुछ ज्यादा तेज रफ्तार से निकल रही थी। उसने कहा, इन गांठों से किसी का कोई नुकसान है क्या? है क्यों नहीं? मालूम है ये जमीन शिवपालगंज गांव सभा की है। वह रौब के साथ बोला। समझे बाबू रंगनाथ? कहते कहते उसने गांठ लगवाने वाले आदमी को गाली देने के लिए ऊंट की तरह अपनी गर्दन ऊंची की और ये बताते हुए कि आदमी नारी शरीर के किस हिस्से से बाहर निकलता था, एक सवाल किया, कांस तुम्हारे बाप के हैं क्या? उस आदमी ने पलट कर जवाब दिया, और नहीं तो क्या, तुम्हारे बाप के हैं। झगड़ा बचाने के लिए रंगनाथ आगे बढ़ आया और बोला, गाली गलौज ना करो भाई। ठंडी आवाज में उसने उस आदमी से पूछा, क्या कर रहे हो? जो सारी दुनिया कर रही है हम भी कर रहे हैं। उसने अकड़ कर इस तरह कहा जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा मौलिक काम कर रहा हो। सनीचर ने कहा, पर मालूम भी है यह शिवपालगंज गांव सभा में लगती है। गांठ लगा देने से कांस की बाढ़ मारी जाएगी, कुछ पता भी है? चालान हो जाएगा तो भागे भागे फिरोगे, तब यह सारी दुनिया तुम्हारे काम ना आएगी। चालान कौन साला करेगा? साला नहीं, चालान तुम्हारा बहनोई करेगा। मैं? आंख खोल कर देख लो, तुम्हारे ही आगे खड़ा हूँ, पंचहत्ता। रंगनाथ की ओर देखते हुए उसने अपनी बात साफ की। हाँ रंगनाथ बाबू, मैं आज ही प्रधान के लिए पर्चा दाखिल करने जा रहा हूँ। 15 दिन के भीतर ही देख लेना, रामाधीन की छाती पर चढ़कर आऊंगा और देखूंगा कौन साला मेरी ग्राम सभा का तिनका तक छू लेता है। आह, यह बात है, तभी अंग्रेजी बाल कट रहे हैं। पेड़ पर बैठी हुई चील के बोलने पर एतराज हो रहा है। एटम बम फटने वाला है। ग्राम सभा के जंगल के बारे में इतनी हुकूमत बढ़ती जा रही है। सारी बात रंगनाथ की समझ में आ गई। नामजदगी का पर्चा आज ही दाखिल किया जाएगा, अभी इसी वक्त। सनीचर ने जोश से कहा, पर्चा दाखिल करूंगा, नहाऊंगा बाद में। उसने चलता हुआ नजर गांठ बांधने वाले आदमी पर यह देखने के लिए डाली कि उस पर रौब पड़ा है या नहीं। यह नतीजा साफ था। सनीचर के रौब का असर सनीचर तक ही सीमित रह गया, जैसे हिंदुस्तान का एशिया और अफ्रीका की नेतागिरी करने का दावा। वह आदमी इत्मीनान से कहने लगा, चलो अच्छा है, तुम प्रधान हो जाओ, किसी न किसी को तो होना ही है। हिकारत के साथ उसने जोड़ा, ग्राम पंचायत भी क्या है, सरकारी चौंचला। सनीचर को अपमान का आभास हुआ। बोला, चौंचला है तो, पर 15 दिन बाद देख लेना शिवपालगंज में कांस का तिनका तक छूने का क्या होता है। उस आदमी ने लापरवाही से कहा, यही है तो न छूंगा। यह गांठ वाली पूजा तो शिवपालगंज से ही निकली थी, वहीं तक रुक जाएगी। रंगनाथ ने सामने बंधी दर्जनों गांठों की ओर देखा। पूछा, यह कैसी पूजा है? क्या पता कैसी है। सुनते हैं हनुमान जी ने वहां किसी को सपना दिया था, उन्हीं के हुक्म से लोग यहाँ गांठ बांधने लगे। सनीचर ने घबरा कर हाथ जोड़ दिए। कहा, तो फिर मौत से गांठ बांधो भाई, धर्म कर्म के मामले में कोई रोक टोक नहीं। इतना बोलकर उसने जितनी भी हो रही सारी की सारी अक्ल सोचने में लगा दी और रंगनाथ से कहा, पर बाबू रंगनाथ, हमने तो कहीं सुना नहीं, यह सपना किसको हुआ था? मैं जब आया था यहाँ कोई गांठ नहीं थी। रंगनाथ ने कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे तो मामा जी ने कहा था कि उधर जाना तो गांठ की फुनगी कांस की फुनगी पर लगा देना। मैंने लगा दी। यह हनुमान जी की गांठ है, मामा जी बताते थे। सुनते ही सनीचर की अक्ल पर हनुमान जी चढ़ गए।
बिना दुम के बंदर की तरह छलांग लगाकर वह कांस के उस झाड़े के पास पहुंचा और उसमें गांठ बांधने लगा। उस दौरान उसने कई बार जय बजरंग बली का नारा लगाया, रमाधीन को कई गालियां सुनाई और उपसंहार में कहा, सच्चे का बोलबाला है, दुश्मन का मुंह काला है। रंगनाथ ने जोड़ा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। शनिचर ने नहीं सुना, सुनता तो ऐतराज करता। हालांकि धार्मिक हिसाब से यह बात बड़ी पक्की है, राम नाम से संबंधित होने के कारण किसी भी मौके पर कही जा सकती। शनिचर ने गांठ बांधकर एक बार फिर हनुमान जी का नाम लिया। उसने पीछे अंडरवियर पर दोनों हाथ पोंछते हुए, वहां पर दुम नहीं है, इस कमी पर ध्यान न देकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। रंगनाथ के दिमाग पर शांति और आत्मगौरव की एक छाया धीरे धीरे उतरी। बिना समझे बूझे आज उसने नए संप्रदाय का परिवर्तन कर दिया था, जिसका दर्शन, पुराण, कर्म कांड कुल मिलाकर इतना था कि कांस की फुनगी पर एक गांठ लगा दी जाए। उसने अपने आप को बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि की कतार में खड़े हुए पाया और मन ही मन उसमें सवाल किया, उस्ताद अपने बारे में जानता हूँ, पर तुम अपनी कहो, नया संप्रदाय चलाने की बात तुम्हें कैसे सूझी थी? किसी गांव में किसी ने किसी का खून कर दिया है, किसी दूसरे से दुश्मनी निभाने के लिए उसका नाम थाने पर बहैसियत कातिल दर्ज करा दिया गया। फिर किसी ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए उसके खिलाफ गवाही देना स्वीकार कर लिया। फिर किसी ने उसकी किसी से सिफारिश की और किसी ने उसकी ओर से किसी को रिश्वत दी। किसी ने किसी गवाह को धमकाया, किसी को बेवकूफ बनाया और किसी से प्यार जताया। इस तरह मामले के इजलास तक पहुंचते पहुंचते उसकी शक्ल बदल गई और वह खून का मुकदमा न रहकर खून का बदला नाम का ड्रामा बन गया। दोनों और वकीलों ने बहुत अच्छा पार्ट अदा किया और जज को इत्मीनान हो गया कि ड्रामे की हैसियत से अच्छी चीज पेश की गई है, पर जिसे सबूत कहकर पेश किया जाता है, बताया गया है, वास्तव में फरेब है। अंत में फरेब वाली थ्योरी ने इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उसने यह तो माना ही कि मुलजिम निर्दोष है, साथ में यह भी मान लिया कि कत्ल भी नहीं हुआ था। परिणाम यह हुआ कि मुलजिम हरिराम को कत्ल के जुर्म में बाइज्जत बरी कर दिया गया। मुलजिम हरिराम जज के कह देने भर से बाइज्जत तो नहीं बन गए, रहे गुंडे के गुंडे ही, पर जेल से वापस आते ही उन्हें पूरे इलाके में बाइज्जत समझे जाने वालों की, यानी स्त्रियों, अछूतों और मुसलमानों को छोड़कर मनुष्य मात्र को एक दावत बोल दी। नतीजा यह हुआ कि उस दिन शिवपालगंज के सभी मुख्य आदमी पड़ोसी के गांव में हरिराम के यहाँ दावत खाने चले गए और रंगनाथ वैद्य जी के यहाँ अकेला रह गया। दिन भर उसका समय एक उमंगहीन, जी उबाऊ लेक्चर की तरह बीता। शाम को टहलने के लिए बाहर निकला, देखा प्रिंसिपल साहब एक तंबोली की दुकान पर खड़े हैं। वे पान खा रहे थे और तंबोली को उसकी कीमत देने की कोशिश कर रहे थे। तंबोली उन्हें पान खिला चुका था और कीमत के बारे में बता रहा था कि दुकान आप ही की है। तभी रंगनाथ मौके पर पहुंच गया और प्रिंसिपल साहब गंभीरता से दुकान के साजो सामान को आंकने लगे। एक चौखटे से रंग बिरंगी चित्रकारिता की मार्फत लटके हुए महात्मा गांधी बड़ी विकराल हंसी हंस रहे थे। उत्तराधिकारी नेहरू हाथ जोड़े खड़े थे। निष्कर्ष यह था कि रंगीन तेल बच्चों के सूखा रोग का शर्तिया इलाज है। रंगनाथ ने प्रिंसिपल से कहा, देखा आपने? जवाब में अवधि की कहावत, जैस पशु तैस बंधना। तस्वीर देहाती इलाके के माफिक है। देहाती शरारती से क्या बहस? रंगनाथ ने कहा, गांधी जी की तो सभी इज्जत करते हैं। थोड़ी देर तक तस्वीर का अध्ययन करके उसने उसकी भावपूर्ण समीक्षा की। तबीयत होती है कि तस्वीर बनाने वाले को 100 जूते लगाए। प्रिंसिपल साहब हंसी बता रही थी कि रंगनाथ बेवकूफ है। बोले, जितना गुड़ गोलो उतना ही मीठा होगा। तेली तंबोली की औकात ही क्या है? टके की दुकान पर कोई साला पिकासो थोड़े ही लटकाएगा। रंगनाथ ने उसकी बात काटते हुए जोर से कहा, रुकिए रुकिए मास्टर साहब, पिकासो का नाम न लीजिए। आपके मुंह से ऐसा नाम सुनते ही गश जैसा आने लगता है। दोनों सड़क पर आ गए और गायों और भैंसों की भीड़ में वायु सेवन करने लगे थे। हालांकि वायु तो कहीं थी नहीं। फेफड़े में घुसने के लिए धूल थी, नाक में घुसने के लिए गोबर की गंध थी और पीठ में
घुसने के लिए किसी गौ माता के सींग थे। रंगनाथ की बात का प्रिंसिपल साहब पर इतना बुरा असर पड़ा कि वे गंभीर हो गए और बिल्कुल शिष्ट आदमियों की सी बात करने लगे। बोले, तो रंगनाथ, क्या आप मुझे बिल्कुल ही अशिक्षित समझते हैं? मैंने भी इतिहास में MA पास किया है और 59% नंबर पाए हैं। ये तो वक्त की बात है कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। गंभीर वार्तालाप ने रंगनाथ की हवा निकाल दी। उसे लगा कि पिकासो वाला मजाक करके प्रिंसिपल साहब को दुखी किया गया है। उसने प्रिंसिपल से माफी मांग ली। बोला, यह तो मैं पहले ही जानता था। कोई घटिया डिवीजन पाई होती तो आप यहाँ थोड़े ही होते। सो तो है ही, प्रिंसिपल बोले। तब तो मैं भी किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर होता। मेरे कई 3rd क्लास दोस्त यूनिवर्सिटी में ही लगे हैं। प्रिंसिपल ने देर अनमने से चलते रहे। वे भावुक होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद बोले, बाबू रंगनाथ, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम सोचते हो कि यह एक कॉलेज का प्रिंसिपल होकर भी कैसा बांगड़ू है, सबके सामने है करता रहता है। बात ठीक है, मैं खन्ना वन्ना की बात जाने दो। वे साले लौंडे हैं, पर और सबकी बातें बहुत झुककर सुनता हूँ। खास तौर से अपने से बड़ों की बातें सुनकर मैं उनकी हमेशा तायद करता हूँ। अब तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, पर इसकी वजह भी एक है। वजह यह है, कहकर वे एक भैंस को रास्ता देने के लिए किनारे खड़े हो गए और हंसने लगे। वजह यह है कि जैसे बुद्धिमत्ता एक वैल्यू है, जैसे ही बेवकूफ़ी भी अपने आप में एक वैल्यू है। बेवकूफ़ की बात चाहे तुम काट दो, चाहे मान लो, उससे उसका कुछ न बनता है, न बिगड़ता है। वह बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ रहता है। इसलिए मेरी आदत पड़ गई है कि बेवकूफ़ को कभी ना छोड़ो। कभी कभी ऐसा करते देख लोग मुझे ही बेवकूफ़ मान बैठते हैं। वे खुद बेवकूफ़ है। क्या समझे रंगनाथ, क्या समझे बाबू रंगनाथ? प्रिंसिपल साहब के मुंह से एक साथ इतनी सारी बात सुनकर वह चकरा गया। तभी एक बछड़े ने उसकी पीठ पर सींग गड़ाई, पर उसे किसी चुभन का अनुभव नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब ने उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे खींचा। उनके उस बुद्धिमान रूप का दर्शन अपने आप में एक अनुभव था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी खीसें निकल आई और कब वह ही करने लगा। दूसरे क्षण वह प्रिंसिपल साहब से माफी मांगता हुआ लगभग कह रहा था, जी मैं जानता हूँ कि आप पिकासो के बारे में सब कुछ जानते हैं। जी कोई बात नहीं जी, बस हुआ यही था कि उसका जिक्र आपके शिवपालगंज में कर दिया। दुख खुद सोचिए, यहाँ कोई पिकासो का नाम सुनने की सोच सकता था? तभी मुझे गश आने लगा। जी कसूर न आपका, न मेरा, न शिवपालगंज का, न तंबोली का। जी कसूर तो पिकासो का है। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ के व्यक्तित्व का विघटन और चूर्णीकरण देखते रहे। फिर आवाज को कुछ और गंभीर बनाकर बोले, कभी मैं भी काबिलियत की बातें करता था आदि। तब मैं MA पढ़ता था। तुम्हारे शहर में लोंडियों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा। उनमें कुछ हर बालिग नाबालिग की तरह बेमतलब अपने को उछालती चलती है। बिल्कुल वही हालात मेरी थी। मैं यह न देखता कि कौन प्रोफेसर कायदे का है और कौन इडियट है। हर एक के आगे मैं अपनी काबिलियत उछाल देता था। एक प्रोफेसर उसी में उखड़ गया और मैं गच्चा खा गया। जानो रंगनाथ बाबू। पर अब गांव के बाजार से बाहर आ गए थे। शाम हो रही थी। भड़ भूजे के भाड़ का धुआं ऊपर न उठकर सामने ही हिलक गया था। सूरज डूब चुका था, पर रोशनी इतनी थी कि भड़भूजे की दुकान पर बैठा देखकर रंगनाथ ने चुपचाप भांप लिया कि वहां देखने लायक है। आबादी लगभग 50 गज पीछे छूट गई थी। वह वीरान इलाका शुरू हो गया था, जहां आदमी कविता, रैजनी और पखाना तक कर सकता था। परिणाम स्वरूप कई बच्चे कविता और रैजनी के मामले में असमर्थ सड़क के दोनों किनारों पर बैठे हुए पखाना कर रहे थे, एक दूसरे पर ढेले फेंक रहे थे। उसने कुछ दूर आगे बहुत सी प्रौढ़ और तजुर्बेकार महिलाएं उसी मतलब से सड़क के दोनों ओर कतार बांधकर बैठी थी। वहां पर उनकी बेशर्म मौजूदगी नव भारत के निर्माण पर एक लानत भेज रही थी। पर इसका पता न उन निर्माताओं को निश्चित ही था, क्योंकि वे शायद उस वक्त अपने घर के सबसे छोटे एक लकदक कमरे में कमोड पर बैठे अखबार, कब्जियत और विदेश गमन की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। इन दोनों को देखकर वे महिलाएं पखाने की कार्रवाई को एकदम स्थगित कर सीधी खड़ी हो गई
और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जैसा देने लगी। यह रोजमर्रा का दृश्य था। रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब इत्मीनान से चलते रहे। वे महिलाएं इसी इत्मीनान से खड़ी रही। एक मिमियाती हुई बकरी उससे प्रिंसिपल साहब से टकराकर सड़क के किनारे पहुंच गई और महिला के पास खड़े हुए लोटे को लुढ़काती हुई पास के एक बाग में घुस गई। कुछ बच्चे ढेला फेंकने और दूसरे नैसर्गिक काम के साथ चिल्लाने भी लगे। कुछ उसी हालात में उठकर बकरी के पीछे पीछे दौड़ चले। इस माहौल में रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब कुछ देर के लिए चुप हो गए। लगभग 10 गज आगे बढ़ जाने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। औरतें सड़क के किनारे फिर पहले की तरह बैठी हुई थी। प्रिंसिपल साहब ने अपनी बात दोबारा शुरू की। एक मेरे प्रोफेसर थे बैनर्जी साहब, मुझे इतिहास पढ़ाते थे। उनकी आदत थी कि सीधी बात को घुमा फिरा कर कहते। लोग उन्हें विद्वान समझते थे। मैं नया नया उनकी क्लास में गया था, जिससे वे मुझ पर शुबहा करते थे। इस चक्कर में रहते कि मैं भी उन्हें विद्वान मान लूं। एक दिन वे हमेशा अशोक के शिलालेख पढ़ा रहे थे। तभी नई नई आज़ादी मिली थी और गौतम बुद्ध, अशोक वगैरह पर बड़ा जोर था, क्योंकि चीन का हमला नहीं हुआ था और हम अहिंसा के ऊपर बहुत टिल्ल करते थे। सड़कों और मोहल्लों के नाम तक अशोक और गौतम बुद्ध पर रखे जा रहे थे। प्रोफेसर बैनर्जी भी जोश में थे। वे कई दिन से अशोक ही के बारे में पढ़ा रहे थे और बात बात पर बहकर आज की राजनीति में अशोक की क्या खूबसूरती इस पर 2-4 जुमला बोल जाते थे। उस दिन इधर उधर की बात बनाकर वे शब्द पर अटक गए। वह शब्द था विमान। वही जैसे पुष्पक विमान। अशोक के शिलालेख में एक जगह ये शब्द भी आया है। प्रोफेसर बैनर्जी ने कहा, तुम लोग विमान का मतलब समझते होंगे कि देवताओं की सवारी। मैं पहले ही जानता था तुम यही कहोगे। मैं पूछूंगा कि विमान का क्या अर्थ है और तुम सब लोग कहोगे कि देवताओं की सवारी। बाबू रंगनाथ इतना कहकर बुढ़ा चुप हो गया और इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे हम सब उल्लू के पट्टे हो। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, विमान का और भी एक अर्थ होता। इस पर उसने मुझे हाथ उठाकर चुप कर दिया। इसके बाद खुद ही बोलता रहा। किसी को भी उसने बोलने का मौका न दिया। कहने लगा, यही गलती प्रोफेसर भंडारकर ने भी की थी। बहुत दिन हुए मैं उनके साथ कुछ जैन ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा था। वे मेरे साथ अशोक के शिलालेखों पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर भंडारकर, विमान का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, बैनर्जी, यह तो सभी जानते, इसका सामान्य अर्थ है सवारी की सवारी। रंगनाथ बाबू प्रोफेसर बैनर्जी का यह किस्सा रुक कर बड़ा भारी सस्पेंस पैदा करके सुना रहे थे। सब लड़के भावुक जैसे मुंह बाएं सुनते जा रहे थे। थोड़ी देर चुप होकर रहकर वे बोले, विद्यार्थी, मैंने डॉक्टर भंडारकर की बात का प्रतिवाद किया। उन्होंने बताया कि शिलालेख में विमान का यह अर्थ नहीं है। भंडारकर ने मुझे पूछा कि वो फिर इसका क्या अर्थ है, और विद्यार्थियों मैंने कहा कि इसका अर्थ कुछ और ही है। प्रोफेसर बैनर्जी ने बताया कि इसी पर डॉक्टर भंडारकर का मुंह देखने लगे। कहने लगे, संस्कृत के सभी कोशों पर का मैंने अध्ययन किया है। विमान का यही सामान्य अर्थ है और आकाशगामी यान। और बैनर्जी, यह तुम कैसे कह सकते हो कि इसका कुछ और अर्थ है? इसका जवाब मैंने यह कह कर दिया कि डॉक्टर, मैं भी पहले ये समझता था। संस्कृत साहित्य और व्याकरण पढ़ते हुए आधी उम्र मैंने भी बिताई। मेरा भी यही विचार था। विमान का अर्थ जानने के लिए संस्कृत का नहीं, प्राकृत का अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने कई जैन ग्रंथों का प्राकृत अध्ययन किया है। डॉक्टर भंडारकर, क्या तुम प्राकृत जानते हो? बाबू रंगनाथ प्रोफेसर बैनर्जी का यह किस्सा बड़े मजे से सुनाते रहे। बोले, भंडारकर को प्राकृत नहीं आती थी, या उतनी आती थी जितनी मुझे आती थी। इसीलिए मैंने उन्हें प्राकृत के ग्रंथ का अध्ययन कराया, जिसमें विमान शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया जो शिलालेख में है। विद्यार्थियों, तब कहीं जाकर उन्हें विमान के असली अर्थ का पता चला। बाबू रंगनाथ, मैं गांव का आदमी, ऊपर से बामन और फिर एक्स जमींदार ब्राह्मणी। बैनर्जी का यह पाखंड सुनकर मेरी देह सुलग गई। तबीयत में आया कि उसकी गर्दन पकड़कर इतने जोर से झुलाऊं कि विमान का असली मतलब टप से हलक के बाहर निकल पड़े। तब तक बैनर्जी ने कहा, विद्यार्थियों, विमान का असली अर्थ यह नहीं था जो भंडारकर समझाते थे। यह तुम समझते हो, विमान का असली अर्थ कुछ और ही है। आखिर में बैनर्जी एकाएक जोश में आकर बोले, विमान का अर्थ है 7 मंजिला महल। नोट कर लो। सन्नाटा छा गया। रंगनाथ, मुझे भी अपनी काबिलियत का जोश। वहीं
लॉन्ड हाई कर बैठा। मैंने खड़े होकर कहा कि प्रोफेसर साहब, विमान का यह अर्थ तो संस्कृत के सभी पंडित जानते हैं, इसमें इतनी रिसर्च की क्या जरूरत है। यह सुनते ही प्रोफेसर ने मुझे गौर से देखा और बोले, ठीक है, आपको रिसर्च किए बिना ही मालूम हो गया होगा, पर बताइए श्रीमान, आपने विमान का अर्थ कहाँ से ढूंढा। रंगनाथ बाबू, लॉन्ड हाई की बात मैंने भी एक लेक्चर फटकार दिया। संस्कृत के 10 ग्रंथों के नाम उन्हें ताबड़तोड़ सुनाए दे। मेघदूत जैसी चालू किताब का भी हवाला दे मारा और दोबारा कहा कि विमान का यह अर्थ तो सभी को मालूम है। ताज्जुब है कि उसके पीछे आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ी। जानते हो रंगनाथ बाबू, इसका क्या नतीजा हुआ? नतीजा यह हुआ कि प्रोफेसर बैनर्जी मुझसे उखड़ गए। बोले, आप बड़े विद्वान जान पड़ते हैं, मैं तो एक अदना यूनिवर्सिटी का अदना प्रोफेसर हूँ। मन में आया कि कहूँ कि मेरे बारे में आप गलत कह रहे हैं और अपने बारे में सही, पर उतना गुस्सा देखकर चुप रह गया। उन्होंने फिर कहा, मैं तो हर बात के लिए रिसर्च करता हूँ, आपकी जैसी योग्यता मुझे यहाँ कहाँ कि इन प्रश्नों का जवाबी हल निकाल लूँ। यही क्या कम है कि विमान के अर्थ के विषय में आप मुझसे सहमत हैं। मेरा यही बड़ा सौभाग्य। आप बैठ जाइए, आप जैसे विद्वान को मेरे दर्जे में खड़ा होना शोभा नहीं देता। तो यह हुआ रंगनाथ बाबू। बैनर्जी उखड़ा तो फिर उखड़ता ही चला गया। वह मेरी हर बात में खुचड़ निकालने लगा। आखिर में उसने मेरी डिवीजन बिगाड़ दी और ऐसा हिसाब कर दिया, उसके रहते हुए मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिली। उस साले को मैंने उखाड़ा न होता तो आज उसी की जगह होता। प्रिंसिपल साहब यह किस्सा सुनकर चुप हो गए। थोड़ी देर दोनों चुपचाप चलते रहे। बाद में प्रिंसिपल साहब ही बोले, इस तरह कई बार गच्चा खाया है। बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि सब ऐसे ही चलने दो, सब चिड़ी मार है तो तुम ही साले 30 मार खां बनकर क्या उखाड़ लोगे। और अब तो यह हाल है बाबू रंगनाथ कि तुम कुछ कहो तो हाँ भैया बहुत ठीक है, और वैद्य जी कुछ कहे तो हाँ महाराज बहुत ठीक है, और रूपन बाबू कुछ कहे तो हाँ महाराज बहुत ठीक है। पहलवान जो कहो सब ठीक ही है। रंगनाथ की न हिम्मत हुई ना ही प्रिंसिपल की बात काटे। बोला, ठीक ही है प्रिंसिपल साहब। अचानक प्रिंसिपल साहब जोश में आकर बोले, ठीक तो है ही रंगनाथ बाबू। मुझे चार बहनों की शादी करनी है, एक कोड़ी पल्ले नहीं है। आज वैद्य जी कान पकड़कर कॉलेज के निकाल दे तो मांगे भीख तक नहीं मिलेगी। अब तुम ही बताओ कि मैं इन साले खन्ना बन्ना को अपना बाप मानकर चलूं कि वैद्य जी को। इस तरह वार्तालाप में प्रिंसिपल साहब के व्यक्तित्व का एक बड़ा ही मानवीय पहलू उभर कर सामने आ रहा था, पर उनकी बात अब उनके चिर परिचित बागड़ूपन को ज्यादा प्रकट करने लगी थी। अतः उनका जादू टूटने लगा। रंगनाथ पहले की तरह हल्का हो गया। बोला, नहीं, जो आप कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। जहाँ है वहाँ भी ठीक ही है। क्या रखा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने में? यहाँ आप किस वाइस चांसलर से कम है? प्रिंसिपल साहब इतनी देर के बाद हंसे, कहने लगे, खैर सो तो है ही। मैं तो अपने को ही वाइस चांसलर से भी अच्छा समझता हूँ। वाइस चांसलर के लिए भी एक जिंदगी नरक है। सवेरे ही सवेरे अपनी मोटर लेकर एक एग्जीक्यूटिव वाले को सलाम लगाता है। कभी चांसलर की हाजिरी, कभी मिनिस्टर, कभी सेक्रेटरी। गवर्नर साल में कम से कम 4 बार डांटता है। दिन रात काएं चाएं। लड़के माँ बहन की गाली देते हुए सामने से जुलूस निकाल कर चले जाते हैं। हमेशा पिटने का अंदेशा। पुलिस को फ़ोन करते हैं तो कप्तान हंसता है, कहता है कि देखो ये वाइस चांसलर है। साल में लड़कों पर 10-20 बार लाठी चलवाए बिना इन्हें चैन नहीं पड़ता। तो ये हालात है रंग बाबू। खखार कर वे दोनों बोले, प्रिंसिपल साहब में यह मुसीबत नहीं है, और जहाँ वैद्य जी मैनेजर हैं तो वहाँ समझ लो कि प्रिंसिपल पूरा बब्बर शेर है। हमें किसी की खुशामद से मतलब नहीं। वैद्य जी का पल्ला पकड़ें, सबसे जूतों से बात करते हैं। क्या ख्याल है बाबू रंगनाथ? बिल्कुल सही कहते हैं आप, और सच पूछो तो मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चर न होने का भी कोई गम नहीं है। वहाँ तो और भी न रखे, पूरा कुंभी पाक। दिन रात चापलूसी। कोई सरकारी बोर्ड 10 रुपल्ली की ग्रांट देता है, फिर कान पकड़कर जैसी चाहे वैसी थीसिस लिखवा लेता है। जिसे देखो कोई न कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हत्याए। कहते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं, पर रिसर्च भी क्या, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, और कहलाते क्या है? देखो कौन सा शब्द है? हाँ, याद आया, कहलाने वाला बुद्धिजीवी। तो हालात ये है कि
जो बुद्धिजीवी पर विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए ये साबित करना पड़ जाए कि हम अपने बाप की औलाद नहीं हैं, तो साबित कर देंगे। चौराहे पर 10 जूते मार लो, पर एक बार अमेरिका भेज दो, ये है बुद्धिजीवी। उन्होंने अपनी मातृभाषा की एक दूसरी कहावत कही, गू खाए तो हाथी का खाए, गू खाए तो हाथी का खाए। हमारा तो बस यही कि वैद्य जी की खुशामद कर लो, पर हर एक के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं। लेक्चरर होना अपने बूते की बात नहीं। प्रिंसिपल साहब ने सिर हिलाकर लेक्चरर बनने से इनकार कर दिया और उनके चेहरे से लगा कि संसार के सभी विश्वविद्यालयों में शोक व्याप्त हो गया। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, रंगनाथ ने कहा। प्रिंसिपल ने गौर से रंगनाथ की ओर देखा और अचानक हल्के ढंग से हंसने लगे। धीरे से बोले, क्या मामला है रंगनाथ बाबू? रंगनाथ, मेरी हर बात को आप ठीक ही कहते चले जा रहे। रंगनाथ ने कहा, सोचता हूँ मैं भी आपके तजुर्बे का फायदा उठाऊं। क्या रखा है किसी की बात काटने में? जो कहते हैं आप ठीक ही कहते हैं। प्रिंसिपल साहब ठठाकर हंसे। तो तुमने भी ठीक ही कहा था रंगनाथ बाबू। जब मैंने तुम्हारे आगे पिकासो का नाम लिया तो मुझे सचमुच ही गश आ गया होगा, मैं समझता हूँ। तो तुम्हें सचमुच ही गश आ गया होगा, मैं समझता हूँ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी बातों का असर मशीन तक पर पड़ जाता। तुम्हें एक घटना बताता हूँ। एक हवाई जहाज इंडिया से इंग्लैंड जा रहा था। हवाई जहाज में तंबाकू का एक व्यापारी बैठा था। साले की सारी उम्र बीड़ी सिगरेट के कारोबार में बीती। अचानक उसे क्या सूझा कि वह लिटरेचर और फिलोसॉफी की बात करने लगा। बस हवाई जहाज के इंजन उसी वक्त बंद हो गए और वह एकदम से 1000 फीट नीचे आ गया। तहलका मच गया। लोग समझे कि एक्सीडेंट हो गया है, पर तब तक सब कुछ अपने आप ही ठीक हो गया। फिर इंजन फिर से काम करने लगा। हवाई जहाज के इंजीनियर ने जांच पड़ताल की और आप जानते हैं क्या पता चला? मालूम हुआ कि तंबाकू व्यापारी ने कार्ल जेस्पर्स का नाम ले लिया था। उसी सदमे में हवाई जहाज के इंजन अचानक बंद हो गए। उसके बाद सभी यात्रियों ने व्यापारी की खुशामदी की, कहा कि या तो चुप रहिए या सिर्फ तंबाकू की बात कीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रंगनाथ हंसने लगा। आज बहुत मजेदार बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब उदास होकर बोले, आपके लिए मैं रोज ऐसी ही बातें कर सकता हूँ, पर आप हमें घास डालते कहाँ? आप तो इन दिनों खन्ना मास्टर की बातों में उलझे हुए हैं। वापस लौट रहे थे। अंधेरा गिर आया था और हवा में ठंडक थी। सड़क के किनारे एक जगह कुछ बंजारे पड़े थे। वे आग ताप रहे थे, किसी ऐसी बोली में जो सफेद पोशों की समझ में कभी नहीं आ सकती। आपस में बातचीत कर रहे थे। प्रिंसिपल साहब जिस तरह जाते वक्त गाय भैंसों के झुंड को निष्प्रस्तापूर्वक पार कर गए थे, लौटते वक्त इसी बस्ती को भी पार कर गए। रंगनाथ ने पीछे मुड़कर सिर्फ एक बार देखा और सिर्फ इतना कहा, झाड़ा बड़े जोरों पर है। प्रिंसिपल साहब मौसम पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपनी पुरानी बात पर अड़िग रहे, कहते रहे, तुम लोग अभी आदमी नहीं पहचानते हो रुपन। जैसा मैंने सुना है खन्ना के चक्कर में आ गए हैं, पर तुमको सोचना चाहिए बाबू रंगनाथ की खन्ना मास्टर आखिर चीज़ क्या है? खन्ना मास्टर बड़ी चलती कौड़ी है।